Very good morning, dear students. Welcome back to Sachdev's Chemistry classes. तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू करी थी और मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चार होती हैं। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर ली। तो आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करने जा रहे हैं। इट विल टेक 2-3 days टू फिनिश दिस प्रॉपर्टी and then after that two more colligative properties will be left, that is elevation in the boiling point and depression in the freezing point. तो चलिए हम आज ऑस्मोटिक प्रेशर की सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है जनरली आपकी नॉलेज के लिए डिफ्यूजन क्या होता है। तो बेटा जब सल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स कर जाते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में, तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आपने कमरे के एक कॉर्नर पे अगरबत्ती को जलाया हुआ है, तो वहाँ से अगरबत्ती के वेपर्स जो हैं धीरे 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 अपनी फ्रेगरेंस को सारे कमरे में फैला देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगरबत्ती के या धूप के जो वेपर्स होते हैं वो धीरे धीरे एयर के साथ मिक्स होने शुरू हो जाते हैं एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जब कमरे को बंद करके चले जाओ और जब दरवाज़ा खोलते हो दोबारा से 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद, तो आपको कमरे के अंदर एंटर करते फ्रेगरेंस महसूस होती है। तो वो फ्रेगरेंस किसका रिजल्ट है? डिफ्यूजन। क्योंकि इसमें जो सल्यूट पार्टिकल यानी अगरबत्ती के जो वेपर्स हैं या धूप के जो वेपर्स हैं वो सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि एयर के साथ स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स कर जाते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, पानी ले लो। तो या आप कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो जो कि बहुत ही गाढ़ा है, तो उसमें स्लोली वाटर को ऐड कर दो। तो कुछ दिनों के बाद देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डीप ब्लू कलर का होता है, तो जब आप उसमें वाटर डालोगे और कुछ दिन के लिए उस बीकर को छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि बीकर जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। इसका ये रीज़न होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट और वाटर सॉल्वेंट जो है एक दूसरे के साथ क्या कर गए हैं? इंटरमिक्स कर गए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा पास जो हमने एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड अब हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो अगली टर्म हम जो पढ़ेंगे वो ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं या लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, बट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस फिनोमेना को ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बता देता हूँ। इस बीकर में आप देख सकते हो कि एक ब्लैक डॉटेड लाइन है। ये ब्लैक डॉटेड लाइन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो बीकर के राइट साइड में हमने वाटर को या डिल्यूट कॉपर सल्फेट को रखा हुआ है और लेफ़्ट साइड वाले कंपार्टमेंट में हमने कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रखा हुआ है। तो धीरे धीरे जो लेफ़्ट साइड वाला कंपार्टमेंट है उसमें उसका लेवल इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। उसका कारण है कि ये जो डॉट्स दिखाए हुए हैं रेड कलर के, ये वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये डिल्यूट कॉपर सल्फेट से या यहाँ पे आपने वाटर रखा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये रेड डॉट लगाया भी हुआ है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ
मूव कर रहे हैं। या तो वाटर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फेट्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, या आप इसमें डिल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हो। तो डिल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस फिनोमेना को, जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि जो डिल्यूट है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और जो कॉन्सेंट्रेटेड है मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये समझ लग गया होगा। ठीक है, अब हमने जो है वो एक्स ऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस के बारे में बात करनी है। तो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या कीजिए कि लेबॉर्ट्री में आप इसका एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दो कच्चे अंडे ले सकते हैं, तो उनको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अंडे के आउटर शेल के साथ रिएक्ट करके अंडे का आउटर शेल जो है रिमूव कर देता है, लेकिन आउटर शेल के नीचे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए अंडा टूटेगा नहीं। तो अब आपने केयरफुली दोनों अंडों को किसी करछी की हेल्प से या किसी स्पून की हेल्प से या कोई ऐसी चीज़ की हेल्प से बाहर निकाल लेना, ताकि अंडे के ऊपर तीखा कुछ भी ना लगे, अंडा टूटे ना। तो एक अंडे को आप डाल दीजिए पानी में, और एक अंडे को आप डाल दीजिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। जिस अंडे को आपने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला है वो अंडा श्रिंक कर गया, और अंडा इसलिए श्रिंक कर गया क्योंकि अंडे के अंदर से जो वाटर है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, और इस फिनोमेना को एक्सोस्मोसिस कहा जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एंडोस्मोसिस में क्या होता है? जिस अंडे को आप वाटर में रखते हो, तो अंडे के अंदर भी लिक्विड है, जिसे सेल सैप कह देते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर लिक्विड है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। बाहर आपने इसको वाटर में रखा हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल अंडे की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से अंडे के अंदर एंटर करते हैं, तो अंडा जो है स्वेल कर जाता है। चूँकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है अंडे की, उसने वाटर मॉलिक्यूल को अंडे के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ किया है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्मोसिस कहते हैं। तो एक्सोस्मोसिस की ये जो फिगर है NaCl सॉल्यूशन वाली, वो भी अगले पेज पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पर पहले आप एक बार से फिर से एंडोस्मोसिस को समझ लीजिए। आपने जिस अंडे को जिसका शेल रिमूव हो चुका हुआ है वाटर में रखा है, तो ये अंडे की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल को अंडे अंडा एक सेल है, अंडा एक सेल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अंडे के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करती है। तो चूँकि अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करती है सेल के, तो इस फिनोमेना को एंडोस्मोसिस कह देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ये लिक्विड सेल से बाहर आता है बीकर में, तो वो एक्सोस्मोसिस हो जाता है। वो कैसे? वो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बता देता हूँ। एक्सोस्मोसिस को डिफाइन करना हो तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेल से बाहर आने के लिए अलाउ करती है। तो ये हमने अंडे को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखा है। अंडे के अंदर भी लिक्विड है, लेकिन जो बाहर वाली सॉल्यूशन है
वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और अंडे के अंदर जो सॉल्यूशन है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल जो हैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड से मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो जब आपने अंडे को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ के बीच में रखा, तो अंडे के अंदर जो वाटर है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू हो गया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। चूँकि सेल का वाटर बीकर के अंदर गया है, सेल से बाहर आ रहा है। बाहर आने का मतलब क्या है? एग्स। और प्रोसेस जो है वो क्या है? ऑस्मोसिस। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब हमने डिफरेंशिएट कर लेना है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में। ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो ज़रूरी है। डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन डिफ्यूजन में सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली इंटरमिक्स हो जाते हैं। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन डिफ्यूजन जैसे कि मैंने पहले बताया सॉल्यूशंस के लिए भी और गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है। सॉल्यूशन के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कॉपर सल्फेट की, और गैसेस के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कि कमरे में अगरबत्ती जला दो और कमरे को बंद करके चले जाओ, 2 घंटे के बाद आओगे तो देखोगे कि अगरबत्ती के जो वेपर्स हैं वो अच्छी तरह से एयर के अंदर मिक्स हुए होते हैं। तो ये गैसेस की एग्जांपल है। यानी डिफ्यूजन सॉल्यूशन में भी होता है, गैसेस में भी होता है, और जो ऑस्मोसिस होता है वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन में होता है। और ऑस्मोसिस की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा अभी अभी हमने एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस पढ़ा, तो इसमें बताया कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में उल्टा होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करते हैं। जैसे अगरबत्ती को आपने कमरे में जलाया, तो जैसे सपोज़ यहाँ जला दिया, ये जो पेन है, ये अगरबत्ती है, ये हमने जला दिया, ठीक है? और कमरा इतना बड़ा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है, यहाँ पे वाटर वेपर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। लेकिन 2 घंटे के बाद आप जब कमरा खोलोगे, बेशक आपने अगरबत्ती जहाँ पे जलाई है, लेकिन जैसे ही आप कमरा खोलोगे तो आपका सारा कमरा जो है सुगंधमय वातावरण मिलेगा, यानी कि सारा फ्रेग्रेंट होगा। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से एयर में जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन था, वहाँ पे भी वेपर्स चले गए। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन टेक प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस हमने आगे लेक्चर्स में आगे चल के ऑस्मोटिक प्रेशर के लेक्चर्स में रिवर्स ऑस्मोसिस डिटेल में आएगा कि कैसे हम समंदर के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसका खारापन जो है वो निकाल देते हैं और उसे पीने के काबिल बना लेते हैं, और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वो वाटर जो है वो यूज़फुल हो जाता है। लेकिन जो डिफ्यूजन है, ना तो इसको रिवर्स किया जा सकता, ना रोका रोका जा सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है और इसको रोका भी जा सकता है। आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या होती हैं और ये किस तरह की होती हैं। वेल, कोई भी मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सिलेक्टिव पार्टिकल को अलाउ करती है अपने भीतर से पास करने के लिए, कोई भी ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੈਮੀ ਪਰਮੇਬਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, पता लग गया। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ टाइप्स पढ़ांगे ਅਸੀਂ। तो टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं और एक वेजिटेबल
और एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये वेजिटेबल और एनिमल मेम्ब्रेन्स हैं और ये एनिमल्स की स्किन के नीचे और प्लांट की ऊपर की स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। और एनिमल मेम्ब्रेन में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पिग का ब्लैडर। पिग का जो ब्लैडर है उसकी स्किन के नीचे जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लैब में यूज़ की जाती है और ये नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एग्जांपल है। ये एनिमल मेम्ब्रेन कहलाती है लेकिन सेमी परमेबल है क्योंकि इसे मैन मेड नहीं है ना, एनिमल को तो हमने नहीं बनाया ना। तो इसी तरह से हमारे पास आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं। जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं ना, ये मैन मेड होती हैं। एग्जाम्पल है पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, freshly prepared precipitate of inorganic substances like copper ferrocyanate, silicates of iron, nickel, cobalt। इनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं, जैसे हमने कहा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो प्रेसिपिटेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कैसे करेंगे? इनको इनके नीचे कुछ रखना भी पड़ेगा जो पोरस हो। तो पोरस पोर्ट यानी मिट्टी का कोई बर्तन, आपको पता है कि जो घड़ा होता है वो भी पोरस होता है? उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे होल्स होते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ऐसी मैंने एग्जाम्पल दी है, मतलब आपको समझाने के लिए पोरस पोर्ट का क्या मतलब है। तो ऐसे पोरस पोर्ट के ऊपर आप प्रेसिपिटेट की एक लेयर बना लेते हैं तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी डिस्क्रिप्शन कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो क्या होती हैं। आगे हमने पढ़ना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होता है। जो कम से कम प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ता है सॉल्यूशन के ऊपर ताकि सॉल्वेंट की एंट्री सॉल्यूशन में ना हो सके थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं इसे डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आप एक कंटेनर देखिए, ये बीच में एक डॉटेड लाइन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये ए दिखाया हुआ है, लेवल ए, मतलब यहाँ पे लिक्विड का लेवल यहाँ तक है और इस तरफ पिस्टन है, मतलब जहाँ पे हम दबाव डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे, लेवल ए फॉल करना शुरू कर देगा और सॉल्यूशन का लेवल जो है इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो आप पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करोगे ताकि सॉल्वेंट अपने उसी लेवल ए पे पहुंच जाए, या आप सॉल्वेंट को सॉल्यूशन के अंदर एंटर नहीं करने देना चाहते तो अगर ए का लेवल फॉल कर गया तो आप पिस्टन की हेल्प से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करोगे ताकि लेवल ए दोबारा रीगेन हो जाए। तो ये आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है सॉल्यूशन के ऊपर ताकि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन के अंदर एंटर ना करे, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चा। ठीक है, क्लियर है? तो जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हम सॉल्यूशन के ऊपर लगाते हैं पिस्टन की हेल्प से ताकि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन के अंदर एंटर ना कर सके, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, छोटी छोटी टर्म्स है ना बहुत सारी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैंने आपको पीछे जब डिफरेंसेस करवा रहा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है और इसको रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसे हमने अंडरस्टैंड करना है। तो ये हम डायग्राम ले लेते हैं, उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने का। तो ये डॉटेड लाइन जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरफ फ्रेश वाटर है और यहाँ पे एक आउटलेट है, ठीक है। इस तरफ समंदर का पानी है और ये पिस्टन है। आप पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई करोगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कर देना। जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इस पिस्टन पे सी वाटर के ऊपर, जो कि एक सोल्यूशन है, उसके ऊपर अप्लाई करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल सी वाटर से इस तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। ये जो है प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सी वाटर के फ्रेश वाटर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो भर जाएगा, इसको खोल लो, फ्रेश वाटर को बाहर आने दो। और जो समंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं और जो हमें पीने के पानी में, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते, तो अब नॉर्मली जब वाटर जो है, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की बजाय सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ चला जाए तो इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं एक बार पहले फिर से रिपीट कर दूं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ये आपके पास एक सेटअप है, एक तरफ फ्रेश वाटर है, एक तरफ सी वाटर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अगर ऑस्मोसिस होता तो फ्रेश वाटर ने सी वाटर की तरफ जाना था, यानी कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाना था। लेकिन आपने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर इतना अप्लाई किया जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर था, तो फ्रेश वाटर जो था, फ्रेश वाटर से सी वाटर की बजाय सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाना शुरू हो गया। इस फिनोमेना को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसकी जो एक बहुत ही क्लासिकल एप्लीकेशन है वो है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, मतलब समंदर के पानी को खारा से फ्रेश वाटर बनाना और उसे पीने के लिए मतलब बहुत ही फिट कर देना। तो इस फिनोमेना से हम करते हैं, तो समंदर के पानी में से जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल है फ्रेश वाटर की तरफ जाता जाएगा, ये भर जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसलिए आउटलेट रखा हुआ है, टूटी को, टैप को यहाँ से खोल दीजिए, फ्रेश वाटर बाहर आता जाएगा और सी वाटर जो है फ्रेश वाटर में आता जाएगा और सी वाटर फ्रेश वाटर में आता जाएगा। तो जब ये खाली हो जाएगा तो इसमें इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी, इसको डिस्कार्ड कर दो, फिर से सी वाटर भर दो। तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिससे हम पीने वाले पानी को, समंदर का जो पानी पीने वाला नहीं होता उसको पीने के पानी में कैपेबल बना देते हैं, फिट कर देते हैं और वो हमें खारा नहीं लगता, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन है। तो चूँकि जब आप इस पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करते हो ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो प्रेशर बहुत ही हाई होता है। तो इसलिए रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है वो नेचुरल नहीं होती, वो मैन मेड होती है या सेमी नेचुरल होती है, जिसका नाम होता है सेलुलोज एसीटेट। सेलुलोज पार्ट जो है नेचुरल है, एसीटेट जो है वो सिंथेटिक है, तो ये सेमी सिंथेटिक है। ये काफ़ी टफ होती है,
तो ये सी वाटर की इम्प्योरिटीज़ को फ्रेश वाटर में नहीं जाने देती। चाहे जितना भी प्रेशर आप मर्जी यहाँ पे अप्लाई कर दो, लेकिन वाटर को फ्रेश वाटर में जाने देती है। फ्रेश वाटर का ये जो टैप है फिर खोल दो तो फ्रेश वाटर आप जितना मर्जी इसमें से मतलब बना सकते हो, जो कि पीने के लिए फिट होता है। तो बच्चा, आई एम वेरी श्योर कि आपको आज के लेक्चर में जो बेसिक्स हैं ये सारे समझ लग गए होंगे। जो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस की जो एप्लीकेशन है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है, वो क्या है। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है, तो आप मे बी जब कभी बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बनते हो या साइंटिस्ट बनते हो, तो आप देखना कि गुजरात की साइड पे उन्होंने इस तरह के बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं। अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। आई एम वेरी श्योर द लेक्चर इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। गॉट इट बच्चा? अच्छा, एक मुझे चीज़ आपको कहनी है। आप सारा दिन मुझे व्हाट्सएप करते रहते हो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली कॉल करो 6:30 से 7 के बीच में। तो इन बिटवीन तो मॉर्निंग में मतलब वी आर बिज़ी टेकिंग योर क्लासेस एटसेट्रा। तो डोंट डू लाइक दिस। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स बट यू डोंट अंडरस्टैंड। Anyone who has to give the problem, please give the problem in between 6:30 to 7 o'clock. ठीक है? अगर 6:30 to 7 o'clock आपको नहीं सूट करता तो 8 से लेके 8:30 बजे भी दे सकते हो। ठीक है? These are the timings when you have to give your problem. That is all. अब कोई और बच्चा अब मुझे मॉर्निंग में प्रॉब्लम देगा तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उस प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर सकूं। इसलिए प्रॉब्लम का टाइम जो है 6:30 से 7, और इसके अलावा 8 से 8:30। ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दैट्स ऑल बच्चा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। लव यू ऑल। वी कॉल इट अ डे। In case you had a problem, your timings are 6:30 to 7 or 8 o'clock to 8:30. Thank you. Love you.